नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और इस कड़कड़ाती सर्दी में अपनी रजाई ओढ़कर बढ़िया रिवीजन कर रहे होंगे या फिर अपना टॉपिक मजबूत कर रहे होंगे। ऑनलाइन पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा तो यही है कि हमें कहीं क्लास नहीं जाना पड़ता, क्लास खुद चलकर हमारे पास आ जाती है। अपना मोबाइल उठाया या लैपटॉप उठाया या इसके अलावा अपना टैब उठाया और अपने क्लास लगाई और उसके बाद में अपने जो भी है वो वीडियो को बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, क्लास को पढ़ रहे हैं। या इसके अलावा अगर आपका मन है कि सर आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो अगर इस चीज का फायदा है तो सच में आपको उसका फायदा उठाना भी चाहिए। और वो फायदा तब बहुत ज्यादा अच्छा होगा जब आप उस सिलेक्शन तक जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं वहां सिलेक्शन में पहुंच जाओ। यानी सिलेक्शन लेना आपका मेन मकसद होना चाहिए। फिर चाहे गर्मियां हो, सर्दियां हो या इसके अलावा कोई भी मौसम हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका मकसद हर एक मौसम में सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के बाद जितने भी मौसम आते हैं उन सभी मौसम का मौसम के हिसाब से मजा लेंगे। लेकिन अभी जो सजा बनी हुई है, अभी हमारे लिए जो मौसम सजा बना हुआ है, उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर तरीके से स्टडी कर ले और आगे बढ़ जाए। तो अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो लगातार अपन क्या पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नरेशन क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे, पहले तो इस बात को समझना कि नरेशन होता क्या है। देखें, अगर अपन नरेशन में बात करें तो ये लिखा अपन है नरेशन। इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ये लिखा अपन है डायरेक्ट और इसके बाद ये लिखेंगे अपन इनडायरेक्ट। अब यहाँ डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एक होता है आर बी कॉमा इनवर्टेड कॉमा और दूसरा होता है आर एस कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। कैसे भी करके अपन को इन दोनों को एक करना होता है। जब अपन इनको एक कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। क्या बनेगा, इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट में, डायरेक्ट के जो दो भाग होते हैं आरबी और आरएस, उस आरबी और आरएस के जो दोनों भाग होते हैं उसको एक्चुअल में अपन एक करते हैं। और जब अपन एक कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा इनडायरेक्ट का बनता है। पर ये जो आरबी और आरएस को अपन एक करते हैं ना, वो इतना आसान नहीं है एक करना। ऐसा नहीं है कि अपन ने एक दो चीजें लगाई और अपन आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो नरेशन है वो केवल आरबी और आरएस को एक करने में लगा रहता है। पूरा का पूरा नरेशन। यानी केवल और केवल हम अगर समझे जितने भी रूल इसमें लगते हैं, चेंजेसमेंट के लगे, टेंस के लगे ना, इसके अलावा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, जो भी चीज होगा वो सिर्फ और सिर्फ आरबी और आरएस के लिए रहता है। आरबी और आरएस के लिए हम पूरे नरेशन को पढ़ते हैं और आरबी और आरएस को जैसे ही हमें जोड़ना आ जाता है तो हम सेंटेंस के ले जाते हैं, उसको कहते हैं अपन इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी अपन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो अब क्या रहेगा, अब देखें, यहाँ जो अपन स्टडी के हिसाब से समझ रहे हैं ना, वो हमारा मकसद है कि हम एग्जाम में कैसे करेंगे। हमारा यहाँ पर ये मकसद नहीं है कि अपन नरेशन को इसको कैसे पढ़े, नरेशन क्या होती है, नरेशन को कैसे सीखे। सीखना हमारा अभी यहाँ पर मकसद नहीं है। एक तरीका ये होता है कि क्वेश्चन अपने पास आया है तो उसको डू एज डायरेक्टेड की तरह सॉल्व करे। और एक तरीका ये होता है कि यार एग्जाम में मैं जा रहा हूँ और एग्जाम में मेरे को जो चार ऑप्शन मिले उसमें से अपना आंसर कैसे लेकर मैं आऊँ। तो यहाँ अपन कोशिश करेंगे कि अपना आंसर कैसे लेकर आना है। तो आपने क्या करना है कि डायरेक्ट में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट में है तो ये किस में जाएगा, पास्ट में। यानी डायरेक्ट से जब अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट में। जैसे मैंने यहाँ लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ये किस में जाएगा, सेकंड फॉर्म में। जैसे ये लिखा मैंने प्ले, अगर ये प्ले लिखा है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पर लिखा इज एम आर, तो इज एम आर किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हैज और ये लिखा है तो हैज और हैव किस में चेंज होगा, हेड में। अगर यहाँ पर आपको मिलता है कैन तो कैन का बेटा क्या लिखोगे, कुड। अगर आपने मिलता है मे तो मे का माइट। फिर इसके अलावा जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा बिल तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड। इस तरीके से प्रेजेंट का क्या कर देंगे, पास्ट में। सिर्फ दो कंडीशन को छोड़कर, या तो आर एस का जो टेंस होगा यानी आर एस में जो वर्ब होगी अगर वो प्रेजेंट है से वाली कंडीशन में तो टेंस चेंज नहीं होता, या फिर आर एस का जो सेंटेंस होगा अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ में दिया है तो भी वो चेंज नहीं होता है। बाकी 99% तक आपका चेंज होगा। दूसरी बात अगर अपन करें तो दूसरी कंडीशन में अपन समझेंगे क्या, देखें।
दूसरा अपन देखेंगे टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है, टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स। अगर यहां अगर अपन देखें तो जैसे अगर आपको मिलता है टुडे, तो टुडे का क्या लिखोगे, दैट डे, ठीक। अगर आपको वर्ड मिलता है यस्टरडे, तो यस्टरडे को आप किस में चेंज करोगे, द, और ये लिखा अपन ने प्रीवियस डे में, ये लिखा द प्रीवियस डे। इसके अलावा अगर आपको मिलता है टुमारो, तो इसको अपन चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे, या फिर अपन इसकी जगह पर लिखते हैं द फॉलोइंग डे, द, और ये लिखा अपन ने फॉलोइंग, और ये डे, ये आ गया, ठीक है, इसमें चेंज करेंगे। ऐसे ही अगर आपको वर्ड मिलता है दिस, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट। अगर आपको वर्ड मिलता है हेयर, तो यहां पर आप किस में चेंज करोगे, देयर। तो ये प्रेजेंट है तो इसका पास्ट करेंगे। अब तीसरी कंडीशन जो आती है ना, वो आती है अपने एग्जाम में हाउ टू सॉल्व। अपन एग्जाम में सॉल्व कैसे करें, हाउ टू सॉल्व द, और ये लिखा अपन ने क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, ठीक है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपके पास कोई क्वेश्चन अपन 100% है, तो 100% में से 70% क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब या टाइम्स ऑफ एडवर्ब की वजह से हो जाएगा। ये ध्यान रखना, आप कोई भी एक चीज पकड़ना। और फिर अपन बात करेंगे 30%, तो 30% को अपन छोड़ देंगे अदर्स के लिए, अदर्स रूल के लिए। ये लिखा अपन है फोर अदर्स, और ये लिखा रूल, ठीक है, यानी अदर रूल के लिए अपन छोड़ देंगे। अब 30 और 70 और 40% का, 70 और 30% का मतलब क्या है, इस बात को समझे। दोनों में केवल ये समझाने का मकसद है मेरा आपको कि 70 और 30% में क्या है, जो क्वेश्चन हमको कहीं ना कहीं वेरिएशन में थोड़ा इजी लगता है वो अपन कहेंगे 70%। जिस क्वेश्चन में अपन को ये लगेगा कि यार ये क्वेश्चन हमसे डिफिकल्ट हो रहा है, या ऑप्शन के हिसाब से डिफिकल्ट जा रहा है, या इसमें और ज्यादा मेहनत लग रही है, तो उसको अपन कहेंगे 30% में। लेकिन 70% और 30% के क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी नहीं है कि 70% और 30% के क्वेश्चन में अलग अलग रूल लगते हैं, नहीं। जो रूल 70% में लगेंगे वही रूल आपके 30% में भी यूज होंगे, और जो 30% में होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत बढ़ेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब उसके 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन अगर अपन देखेंगे तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर कैन दिया है, और अपन को अच्छे से पता है कैन का कोड होता है। आपने कैन का कोड देखा तो चारों ऑप्शन में मिल गया, इससे काम नहीं चला। फिर आपने मान के चलिए कि उसमें दिस लिखा, और दिस से आपने देखा कि दैट आ रहा है, और आपने देखा कि 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी केवल एक कटा है, 3 ऑप्शन अभी भी लिखे हैं। फिर आपने देखा कि उसमें कहीं ना कहीं आपको एक वर्ड और मिल गया, टुमारो, और टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। तो आपने देखा कि ऐसा करने पर 2 ऑप्शन बच रहे हैं। फिर अपन और आगे बढ़ेंगे, तो कुल मिलाकर केवल बात इतनी सी है कि जो क्वेश्चन आपसे मेहनत करा लेगा उसको अपन 30% में मानकर चलेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे मेहनत नहीं कराएगा, इजिली आंसर दे देगा, उसे अपन 70% में मानकर चलेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि दोनों क्वेश्चन करने के लिए आपके रूल्स चेंज हो जाएंगे, कि 70% के लिए कैटेगरी अलग है और 30% के लिए कैटेगरी अलग है। 70% क्वेश्चन अपन अलग करेंगे और 30% क्वेश्चन अपन अलग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं या कंटिन्यू करके देखते हैं, तो वो ये सारी चीजें जो मैं लिखता हूँ उनको लिख लेना। क्योंकि बेटा आप जब एग्जाम हॉल पर जाते हो और एग्जाम देने के लिए जब जाते हो, तो एग्जाम सेंटर पर जब आप अपना एग्जाम दे रहे होते, कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहे होते, उस समय आपको पूरे माहौल में टीचर पना नहीं दिखाना है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है ना, वो अपने दूसरों की हरकतों की वजह से असफल नहीं हो रहा। सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि जब वो थोड़ा वो सीख जाता है ना, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं सब कुछ सीख गया, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, इंग्लिश में हो, या जीएस में, किसी भी सब्जेक्ट में। जिस दिन वो थोड़ा वो सीख जाता है तो उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और अगर उसका 1-2 बार, अगर जैसे मान के चलो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पढ़ा अच्छे तरीके से, एसएससी सीजीएल दिया,
अब एसएससी सीजीएल दिया तो सीजीएल में क्या हुआ, एक बार रह गया, दो बार रह गया, तीसरी बार में वो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट देख लेगा, जिस जो टॉपिक उसका यानी जो सब्जेक्ट मजबूत होगा उसके हिसाब से वो अपना रिप्लेसमेंट देख लेगा कि यहाँ पर मैं टीचर बन जाता हूँ, या यूट्यूब खोल लेगा, या कुछ भी और कर लेगा, या ऑफलाइन पढ़ाने लगेगा, कुछ भी कर लेगा। और जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा, जिसमें उसकी कमांड अच्छी होगी, जो सब्जेक्ट उसका अच्छा लगता होगा उसको, उस सब्जेक्ट को लेकर टीचर बन जाएगा। बस यहाँ से आ गया उसके अंदर टीचर की फीलिंग। और जैसे ही टीचर की फीलिंग आ गई तो वो ये भूल जाता है कि मुझे क्वेश्चन एज अ स्टूडेंट करना है, कि क्वेश्चन देखते ही कि हम कैसे करना है। और जब उसको लगता है कि नहीं यार मैं एक टीचर हूं, तो टीचर के अंदर क्या आता है कि टीचर के अंदर ये अहम आ जाता है कि मैं इस क्वेश्चन को देख एक नहीं चार चार तरीके से करना जानता हूँ। अरे एग्जाम में तुझे मुश्किल से एक दो चार पांच सेकंड के अंदर आंसर देना, उसमें तू चार तरीके से जानता है, 10 तरीके से जानता है, उससे क्या फायदा। अगर 10 तरीके से भी हम जानते हैं लेकिन एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, तो एसएससी तुम्हें जॉब नहीं देगा। और फायदा क्या है इसका। आप एक ही तरीके से जानते हो और एक तरीके से आप अपना आंसर ले आए और एसएससी कहेगा जॉब ले लो। 10 तरीके वाला घर पे बैठा है, एक तरीके वाला जॉब पर बैठा है। तो कारण ये है कि आप अपने अंदर टीचर, जो अपने अंदर टीचर ले आते हो ना कि मैं टीचर हूँ, उसको छोड़ दो। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को मैं यही देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बताने लगते हैं कि ये लगता है कि मेरे को सबसे आना आता है, तो ये सारी चीजें छोड़ दो। एग्जाम में एग्जाम की तरह बैठो, शांति से बैठो। शांति से बैठने के बाद जैसे ही कंप्यूटर पे क्वेश्चन आपका आ रहा है, मॉनिटर पे क्वेश्चन देखा और पढ़ा और अपना आंसर लिया और टिक लगाया और आगे बढ़ गए। ये नहीं कि देखो मेरे को, मैं ये नहीं बताना कि देखो पूरे सेंटर पर सबसे ज्यादा मैं इस इंग्लिश को जानता हूँ, या मैथ को जानता हूँ, रीजनिंग को जानता हूँ, या जीएस को जानता हूँ, ये आपको किसी को नहीं बताना। इवन आप टीचर भी हो तब भी जब एग्जाम देने के लिए जाओ तब आपके अंदर एज अ स्टूडेंट की फीलिंग आना चाहिए। अगर मैं किसी क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, चार चीजें बताऊंगा, 10 तरीके से बताऊंगा, 1 मिनट की जगह 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं मैं लगाऊंगा। लेकिन वही क्वेश्चन अगर मेरे लिए एज अ स्टूडेंट आ जाए, मैं अपने लिए एज अ स्टूडेंट मान लूं कि जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो मैं क्वेश्चन में ये देखूंगा कि क्या क्या चीज मेरे को पकड़ में आ रही है, उसके हिसाब से मेरा आंसर क्या हो सकता है और आगे बढ़ जाऊं। वहां पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि देखो मैं तुम्हारे बीच में फलाने जगह का फलाना इतना बड़ा टीचर है, मेरे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर है, या मेरे ऑनलाइन पे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में मेरे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना बात को। तो इस हिसाब से चलना। अब जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, अब पहले क्वेश्चन में अगर अपन बात करेंगे तो मैंने कहा एज अ टीचर। अब एज अ टीचर अगर अपन इस क्वेश्चन को करें तो मैं सॉल्व कराऊंगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। तो जैसे अपन ने यहां पर देखा से, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको से या इसके अलावा से टू ऑब्जेक्ट, या इसके अलावा सेज टू, और ये लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट, ये मिल जाए, तो इस कंडीशन में जो टेंस आता है ना, वो कैसा रहता है, नो चेंज। टेंस कैसा रहेगा, नो चेंज, टेंस चेंज नहीं होता। अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, तो यहां भी क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अगर यहां पर इज एम आर है, तो ये किस में रहेगा, इज एम आर में ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। क्या लिखा है, सेज। अगर यहां पर सेज लिखा है तो सेज का सेज में ही रखेंगे अपन, ठीक है। और ये लिखा कैन, सबसे पहले देखेगा कि बच्चा क्या जाएगा कि कैन का क्या ढूंढेगा, कुड ढूंढेगा। और जैसे ही कुड ढूंढेगा वो देखेगा ये वाला है और आंसर टिक लगा के और आगे चल देगा। और जबकि सबसे पहले यही आंसर उसका नहीं है, सबसे पहले यही आंसर नहीं। कैन का कुड उठाया, आगे कौन बैठा है, सेज। सेज वाली कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता। अगर ये सेज की जगह सेड होता तो फिर कैन का कुड होता। लेकिन यहां लिखा क्या है, सेज। सेज वाली कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा तो कैन का क्या रहने वाला है, कैन का कैन ही रहेगा। क्योंकि यहां क्या है, नो, और ये अपन ने लिखा चेंज, नो चेंज। अब आप देखो कैन का कैन कहाँ है, तो यहां पर तो पहले वाले में तो कैन दिया ही नहीं है, ये कोड है, ये पहले ही हट गया था कैन, और ये लिखा है कैन। अब दोनों में देखेंगे, यहां क्या है, सेज, यहां क्या है, आस्क, और यहां पर क्या है, आस्क। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। और यहां देखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। हमारा आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला।
ठीक है। अब बात करता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए नंबर 1 और ये नंबर 2 एज अ स्टूडेंट। ठीक है, मैंने कहा कि मैं अपने आप में क्या हूं, स्टूडेंट हूं, और मेरे लिए ये 5 करोड़ रुपए का सवाल। ठीक है, और जो मेरे लिए 5 करोड़ रुपए का सवाल दिया हुआ है, राकेश से कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता, क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले मैंने देखा सेज, क्या देखा, सेज। और जैसे ही मैं सेज देखूंगा तो मुझे पता है सेज का सेज होता है, से का सेज का सेज, से टू ऑब्जेक्ट का टेल, और सेज टू ऑब्जेक्ट का टेल्स। यहां क्या है, सेज। ये दोनों नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, आंसर हो गया। वो तो मैंने वहां पर भी लिखने में टाइम लगा लिया, मतलब मैंने वहां पर से को से है और सेज को सेज है, से टू ऑब्जेक्ट को टेल है, सेज टू ऑब्जेक्ट को टेल से, ये लिखने में टाइम लगा लिया, वरना उसकी भी मुझे जरूरत नहीं थी। क्योंकि मुझे अगर आता है तो मुझे वो सारी चीजें लिखने की जरूरत क्या पड़ रही है, मैं नहीं लिखता। तो यहाँ जो चीज थी कि मैंने देखा एज अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट में मैं कहता ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हो गया फोर्थ वाला। दोबारा समझ लो, अगर मैं इस चीज को यहाँ देखूं तो मैंने देखा सेज, और मुझे अच्छे से पता है कि सेज का सेज होता है, ये टेल्स है, ये टेल्स है, ये हट गया, ये आस्क्ड है तो ये हट गया, आंसर हो गया। एक ही तो बच रहा है, और जब एक ही बच रहा है तो फिर काय के लिए दिमाग लगा, आंसर हो गया। तो बेटा बात मानकर चलना, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे स्टूडेंट्स, या मुझसे छोटे हैं तो बेटा, मेरे से बड़े हैं तो मेरे साथी, मेरे एज अ, ये मानकर चलना फ्रेंड, बात मान लेना, समझ गए। क्वेश्चन को एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट दोनों में अंतर है। जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, ग्रुप स्टडी में पढ़ रहे हो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो, खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, या उसको डू एज डायरेक्टेड की तरह बनाना सीख रहे हो, आपके पास तमाम टाइम है, आप चाहे जैसे भी उसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो इसको लिखकर भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर पर बैठे हो आप इसको लिखो, फिर इसमें मैच करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में जाओ ना, तो इन गलतियों को सुधारो, इन चीजों को समझो। हर समय हर जगह समय समाज देखकर बात करना चालू करो। आप अगर एक्स जगह पर बैठे हो तो बाई की बात करोगे तो वहां लड़ाई हो जाएगी, बाई की जगह बैठे एक्स की बात करोगे तो वहां पर लड़ाई हो जाएगी। भाई जगह समय समाज समय के हिसाब से तीनों चीजों में बदलाव लेकर आओ। हम कहाँ बैठे, हम किस समुदाय से किस समुदाय में बैठे, हम स्थान क्या है, लोग कैसे हैं, मुझे यहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इस सब की समझ रखने वाला ही एक अच्छा वक्ता होता है। हर समय मुंह फट होने वाला कोई अच्छा वक्ता नहीं होता। वैसे ही स्टूडेंट को चाहिए कि मैं एग्जाम सेंटर पर बैठा हूँ तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और मैं घर पर बैठा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ तब मुझे कैसे क्वेश्चन करना है। दोनों चीजों में आपका सिलेक्शन, आप घर पर बैठे हो कैसे भी पढ़ रहे हो उससे नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन आप एग्जाम हॉल पर कैसे कर रहे हो उस क्वेश्चन को, उससे आएगा। क्योंकि घर पर बैठे हुए हो आप 2 मिनट भी लगा सकते हो, घर पर बैठे हो आप 2 मिनट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड आंसर आना चाहिए, 2 से 3 सेकंड, क्योंकि इंग्लिश का आंसर बिल्कुल जीएस की तरह है, आ रहा है तो लगा कौन सा पेन मैन उठाना है इसमें, कौन सा तुम्हें गुणा भाग करना है। मैं तो रीजनिंग में गुणा भाग करना है तो उसके लिए टाइम बचा के रखो, और इंग्लिश का अगर पोर्शन देखेंगे तो बिल्कुल जीएस की तरह है, याद है तो परफेक्ट है, नहीं है तो फिर तोते उड़ गए, आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत रहती नहीं है। ठीक है, चलो दोनों चीजों को समझना। अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। अनिल सेड ऑल अली डिजर्व द प्राइज, कोई बात नहीं, अली सब्जेक्ट हो गया, डिजर्व्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप ढूंढो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिजर्व्स, डिजर्व्स, हैज, और ये डिजर्व्ड, ये हैज है, तो ये तीनों हट गए। ठीक है, आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला, ये लिखा हेड और ये डिजर्व्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लो, सिंपल। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके मेंस में आए हुए। ठीक, चलिए। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर क्या है, मे है, और मे को अगर अपन उठाएंगे तो किस में चेंज कर देंगे, माइट में। आप उठाओ माइट कहाँ है, वुड, बिल और नीड, और ये तीनों हट गए, ये लिखा है माइट, आंसर। 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन अपन ने डू एज डायरेक्टेड की तरह सॉल्व नहीं किया।
सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने देखा, कीवर्ड पकड़ा और अपना आंसर लेकर आ गए। ठीक है, चल इसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम कमिंग टुमारो। तो यहाँ पर क्या है, इज एम आर, और इज एम आर का किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वॉज वर में। आप बेटा वॉज वर कहाँ है, ये वॉज और ये वॉज, ठीक है। और यहाँ जो टुमारो है इसका क्या होता है, द नेक्स्ट डे। ये लिखा अपन ने द नेक्स्ट और डे, तो ये टुमारो का टुमारो है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट डे लिखा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर की जगह वॉज वर नहीं है, तो ये हट गया। वॉज वर यहाँ पर वॉज है और यहाँ पर नेक्स्ट डे है, दोनों मैच कर रहे हैं, आंसर हो गया फोर्थ वाला। ये ट्रिक अपनाओ और आगे बढ़ो। कौन कहता है कि शॉर्ट ट्रिक सिर्फ मैथ में ही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ के अलावा, रीजनिंग के अलावा इंग्लिश में भी शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम कहीं से भी शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही होता है उसको जल्दी समझ लेना। और शॉर्ट ट्रिक का मतलब आप क्या समझते हो कि वो कोई मेथड होता है क्या, उसको जल्दी सॉल्व कर लेना, कम कर देना। ठीक है, तो कम कर देना, तो निकला तो वो बड़े वाले में से ही है, निकला बड़े वाले में से ही है, तो उसको कम कर देना। कम कर देना मतलब अपने अपने आप को तेज कर लेना। शॉर्ट ट्रिक का मतलब ना सिर्फ उसके लिहाज से देखो, बोला अपने लिहाज से भी देखो कि अपने आप को भी तेज कर लेना। समझ रहे हो, जरूरी नहीं कोई चीज तुम्हारे पास आए, कभी कभी खुद भी चल दो उस चीज के पास में जाने के लिए। तो जैसे कोई चीज हमारे पास नहीं आ रही, हम खुद चालू कर देंगे कि ले भाई मैं तुम्हारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कम कर देना। कम कर देना कहां से निकलेगा, अगर हमें रूल्स अच्छे से आते हैं, टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, चीज वहीं से आएगी। इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो पूरे मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे, वो लॉन्ग हो गया, पूरा मेथड हो गया। ठीक है, अगर उसी में से अपन कुछ चीजें उठा लेंगे, कम करते चले जाएंगे, कम करते घटाते चले जाएंगे, घटाते चले जाएंगे, जो चीजें इंपॉर्टेंट बचेंगी उसके हिसाब से अपने आंसर ले आए, वो हो गई हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में हमने ये पकड़ा और ये पकड़ा, पहले ये पकड़ा, ये इसमें था, ये हटेगा, इसको पकड़ा तो यहाँ पर ये दो हट गए, इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये हट गया, आंसर बचा केवल फोर्थ वाला। तो ये तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक्स, सिर्फ डिस्टेंस कम करने के लिए। ठीक है, अगला ही सेज, ध्यान देना क्या है, सेज। और सेज वाली कंडीशन में आपको अच्छे से पता है जो टेंस होता है, ये टेंस कैसा होता है बेटा, नो, और ये चेंज। तो ये जो सेंटेंस है ये चेंज, और वैसे भी ये वाला जो सेंटेंस लिखा है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल और ये ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो टेंस होता है वो ऑलरेडी कैसा रहता है, नो चेंज, तो ये भी चेंज नहीं होता, ये भी चेंज नहीं होता, और यहाँ पर सेज लिखा है इसकी वजह से भी चेंज नहीं होगा। तो आपको पूरे सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओवरऑल देखा जाए तो केवल बीच में दैट लगेगा, आप केवल सीधा सीधा सा सेंटेंस उठा लो, ये सेड में हट गया, ये सेड में ये हट गया, इन दोनों में देखोगे तो हैज रीजन लिखा हट गया, आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। ये लो, नहीं आया, आ गया, आएगा आएगा, सारे क्वेश्चन मेंस में आए हुए। अगला क्वेश्चन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन कॉमा इनवर्टेड कॉमा द सन ऑलवेज सेट्स इन द बेड्स। कोई बात नहीं, यहाँ जो अपन ने देखा था सन, और जैसे ही अपन ने सन देखा तो ये सेंटेंस क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ। और अभी मैंने आपको लिखाया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो टेंस होता है वो कैसा रहता है, नो, और ये चेंज। मतलब इसमें क्या है, प्रेजेंट का पास नहीं ले जाएंगे, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ढूंढो कहाँ है। ठीक, तो यहाँ पर सेट टू लिखा है, सेट टू की जगह पर किसका प्रयोग करोगे, टोल्ड का। तो यहाँ पर ये आस्क डट गया, और यहाँ पर द सन ऑलवेज सेट्स इन द बेस्ट, और यहाँ पर द सन ऑलवेज सेट्स इन द बेस्ट। ठीक है, और देखो, द टीचर टोल्ड द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द सन सेट, यहाँ पर सेट्स नहीं है, अकेला सेट है, तो ये हट गया, यानी ये दोनों ऑप्शन हट गए। अब इन दोनों में मैच करेंगे अपन कहीं ना कहीं। द सन ऑलवेज सेट्स, द सन ऑलवेज सेट्स इन द बेस्ट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ टोल्ड के बाद में द चिल्ड्रन नहीं है, यहाँ पर द और ये चिल्ड्रन नहीं है, तो ये हट गया, आंसर बचा केवल पहला वाला। मेंस में अगर क्वेश्चन आया हुआ है, और सारे क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ वो सभी के सभी क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं, एसएससी मेंस में। मेंस में अगर क्वेश्चन आया होगा, इजी भी क्वेश्चन होगा ना, तो भी उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें रख देगा कि आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं रख देगा।
क्वेश्चन सरल से सरल को भी डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर देगा। या तो वो बिल्कुल ऐसा रख देगा कि इज एम आर का वॉजवर उठाओ और आंसर ले जाओ, और या फिर क्वेश्चन जितना इजी दिख रहा होगा उसमें ना सिर्फ रूल्स की मिस्टेक करेगा। पहली बात तो नरेशन में रूल्स के हिसाब से, चलो मैंने बताया ना आरबी और आरएस को एक करने के लिए कई सारे रूल्स लगते हैं, और मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रूल्स हटा देगा, वो मीनिंग पर डिपेंड कर देगा। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं सेंटेंस बनाने के हिसाब से, आरएस के हिसाब से, लेकिन यहाँ चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर चिल्ड्रन दिया ही नहीं है। जबकि आप प्री में क्वेश्चन करोगे, टायर फर्स्ट में क्वेश्चन करोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, और मेंस में मिलेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां कर देगा। आप समझो मेंस में, मेंस क्या है, जो पूछना था जितना तादाद उसको पूछना थी, जो जानकारी उसको पूछना थी, वो प्री में कहीं ना कहीं पूछ लेता। अब वो आपसे लेवल पूछेगा कि अब आ बेटा तू अब मेरे क्षेत्र में तू ढंग से फंसा है, तो वो आपको ना सिर्फ आपके मतलब ग्रामर से खेलेगा, ना सिर्फ आपके मैथ से खेलेगा, ना सिर्फ आपकी रीजनिंग से खेलेगा, ना आपके सिर्फ जनरल नॉलेज यानी जीएस से खेलेगा, बल्कि वो आपके टैलेंट से भी खेलेगा, बल्कि वो आपकी समझ से भी खेलेगा, सोच से भी खेलेगा, विचार से भी खेलेगा। अन्य वो आपको बिल्कुल ऐसा ला के रख देगा कि आपको लगने लगेगा कि यार मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं लग रहा हूँ जिस हिसाब से, और बिल्कुल क्वेश्चन इजी रखा होगा। जिसने अपने आप को मेंस का क्वेश्चन देते हुए जिसने अपने आप को बिल्कुल पेशेंस में रखा, बिल्कुल काम रखा, कूल रखा, और बिल्कुल अटेंशन के साथ में वो पूरा पेपर दे रहा है, उसके लिए बिल्कुल इजी पेपर है, बिल्कुल इजी। और जो हड़बड़ा गया, जिसने देखा कुछ नहीं, बस जो करता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है, समझ जाना वो गया। जैसे तैसे प्री पास हुआ, मेंस में डब्बा गोला, फिर लौट कर फिर आएगा सर प्री निकल जाते हैं मेंस रह जाते। पहले मेंस को तो समझ लो, मेंस क्या है। मेंस का मतलब ही है आपको जज करना, आपको समझना, क्वेश्चन ग्रामर के साथ में आपकी थिंकिंग को भी बाहर निकालना, आपको भी जज करना, तो सारी चीजें होती है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि ये यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल क्या रहेगा, नो चेंज। अब ये नो चेंज रहेगा तो पहले तो ऑप्शन ये हटा लो कि चेंज होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, आस्क्ड, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सिंपल टेंस, तो आस्क्ड नहीं आएगा इसलिए ये हट गया। टोल द टीचर दैट द सन सेट, सेट क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर क्या सेट्स, तो ये हट गया, यानी ये दोनों ऑप्शन हट गए। इन दोनों में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा है द सन ऑलवेज सेट्स इन द बेस्ट, और यहाँ लिखा है द सन ऑलवेज सेट्स इन द बेस्ट, दोनों एक जैसे लिखे हैं क्योंकि हमारा ध्यान तो वहीं जाना है ना। और यहाँ अगर देखोगे, दोनों में देखोगे तो टोल्ड के बाद में जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन, उसका जिक्र ही नहीं किया है, और वो तो हमें चाहिए, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा और ये हट जाएगा। थोड़ा सा चीज वही रहेगी पर थोड़ा सा अंदाज बदलता चला जाएगा, ठीक है। चल, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय कैन यू टेल मी द वे टू राजभवन। कोई बात नहीं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, कैन का है, और कैन का अपन किस में चेंज करेंगे, कुड का। एक क्वेश्चन अपन ने और भी देखा था, कैन का कैन ही रखा था अपन ने, कुड नहीं किया था, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या लिखा था, सेज, और यहाँ कैन का कुड कर दिया, कारण सेड, तो यहाँ सेड है इसलिए कैन का कुड। आप कैन का कुड उठा लो सब में, इस पहले वाले में तो कुड वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, दूसरे वाले में भी कुड नहीं दिया है, तीसरे वाले में देखोगे तो कैन का कुड, कुछ कैन का भी यूज नहीं है, कुड का भी यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है। फोर्थ वाले में लिखोगे कैन है, और एक ही ऑप्शन बचा था आंसर। इतना भी मेहरबान हो जाता है कभी कभी तो हमारे हमारे ऊपर मेंस का पेपर, और कभी कभी सिंपल क्वेश्चन को भी इतना टारगेटेड फंसा देता है कि लगता है कि यार पूरी इंग्लिश जितनी भी पढ़ी हुई थी सब बेकार गई, तो आ जाएगा, ठीक है। अगला, जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े तो अगला क्वेश्चन लिखा है हु आर यू, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, सेड द लिटिल बॉय टू हिम। जैसे ही देखा डबल है, अब क्या करें, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, कैसे भी करोगे। तो क्वेश्चन से घबराना नहीं, रूल वही लगेंगे जो है और वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। सेड द लिटिल बॉय टू हिम, कोई बात नहीं, ये लिखा हु आर यू, ठीक है, यानी इंटरोगेटिव हो गया। तो इंटरोगेटिव में अपन क्या देखेंगे, यहां पर क्या लिखा है एक्सक्लेम्ड, और ये आस्क, और ये इंक्वायर्ड, और ये इंक्वायर्ड। अब समझना,
ध्यान देना, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, कैसा है, इंटेरोगेटिव, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो यहां पर सेड हो या इसके अलावा सेड टू ऑब्जेक्ट हो। तो इंटेरोगेटिव में ध्यान रखना, अपन किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का। 99% तक तो यहां सॉल्व होता है। इसके अलावा क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा आपको कभी कभी इंटेरोगेटेड मिल जाएगा और कभी कभी आपको यहां पर क्या मिलेगा, इनक्वार्ड। ये सब सेट की जगह यूज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल तो एक्सक्लेम्ड हटा दो, एक्सक्लेम्ड नहीं होगा क्योंकि वो एक्सक्लेमेटरी में होता है। अब अपने पास कितने बचेंगे, तीन। आस्क्ड भी होता है, इंक्वायर्ड भी होता है और नीचे भी इंक्वायर्ड लिखा हुआ है। अब तीनों में अपन जो देखेंगे ना, उस क्वेश्चन को समझना। देखो, द लिटिल बॉय आस्क हिम हु, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच वर्ड हु का हु आ जाएगा, ही वॉज। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इज एम आर, और इज एम आर का यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज और बर, ठीक, एक, ये हो गया एक। फिर यहाँ पर लिखा हैव, और हैव का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड, ये हो गया दो। तो यहाँ पर वॉज है और यहाँ पर हैड है, ठीक है। वेयर ही हैड कम फ्रॉम, तो यहाँ पर हैड है और यहाँ पर वॉज है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगले में गए, यहां लिखा ही और ये वॉज। वेयर ही कम, कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हेड नहीं दिया तो ये हट गया, हमारा आंसर हट गया। अब हमारे पास कितने बचे, दो। अब दोनों को मैच कर लो, द बॉय आस्क इंक्वायर्ड ऑफ हिम, और यहाँ पर डायरेक्ट आस्क्ड है इसलिए किसका प्रयोग कर दिया, हिम का, हु ही वॉज एंड दैट, वेयर ही हैड कम फ्रॉम, हु ही वॉज एंड, दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है कि यहाँ एंड है और यहाँ पर एंड दैट है। अब एंड दैट साथ में चलेगा कि एंड अकेला चलेगा, इसके लिए अपन कहा जाएंगे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो जरा, हु आर यू एंड वेयर हैव यू कम फ्रॉम, द लिटिल बॉय सेड टू हिम, एक छोटे बच्चे ने मुझसे कहा, हु आर यू, आप कौन हो और कहां से आए हो। तो यहाँ पर जो दैट लिखा है ये क्या है, अननेसेसरी है, तो ये ऑप्शन में से हट गया, आंसर बचा हमारा फोर्थ वाला। जबकि क्वेश्चन बिल्कुल ये देखने में बिल्कुल इतना फंसा दिया है कि क्वेश्चन लगेगा कि यार आंसर तो हमारा ये भी हो जा सकता है। केवल और केवल थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में सिर्फ एंड दैट और फोर्थ वाले में एंड है, इसका फर्क है। और उसके फर्क के चक्कर में यहाँ पर आस्क्ड है, यहाँ पर क्या रखा, आस्क्ड, और यहाँ पर क्या लिख दिया, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, ये कर दे। अब मान लो कि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो मैं 100% श्योर हूं, 100% मैं श्योर हूं, 100 नहीं मैं श्योर हूं, 100% क्वेश्चन में से 98%, 98%, 98% क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आस्क्ड लगाते, 98% इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाते, आस्क्ड लगाते। क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन जैसे उन्होंने पढ़ा, हु आर यू, क्वेश्चन लिखा, हु आर यू वेयर हैव यू कम फ्रॉम सेड द लिटिल बॉय टू हिम, क्वेश्चन देखा, उसको लगता है इंक्वायर्ड हो गया, और वो सॉरी उसको लगता है कि इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव में आज का प्रयोग करते हैं और आंख मीच के आगे बढ़ जाते, सिलेक्शन पक्का, घर पे मिठाई बच जाती, ठीक है। और फिर पता चला कि 2 महीने बाद जब मेंस का रिजल्ट आता वहां पर पता चला कि फेल हो और फिर जूते पड़ जाते। तो ये शैतान का काम, जल्दी का काम शैतान का होता है। बेटा जोश रखो पर होश रखते हो। एक पागल वो होता है जो पत्थर मारता है, और एक पागल वो होता है जो अपने किसी काम को लेकर जुनून, जिसके अंदर किसी काम को लेकर जुनून पैदा हो जाता है। दोनों में डिफरेंस है। जो सिर्फ पत्थर मारता है उसको पागल कहा जाता है, लेकिन जो जुनून को लेकर पागल होता है उसको पागल नहीं कहा जाता। वो अपने जुनून, किसी काम को लेकर जुनूनी है, काम को लेकर पागल है। और जो पत्थर मार रहा है वो बेवजह मार रहा है। तो हो जो उसमें रहो, अच्छी बात है, लेकिन होश भी रहना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन जब आप घर पर पढ़ोगे तरीका अलग होता है, और जब वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है तब चीज अलग हो जाती है। तब क्यों अलग हो जाती है वो पता नहीं, एटमॉस्फेयर ही अलग होता है।
सरल से सरल क्वेश्चन जो मॉनिटर पे आता है तो हमें कठिन लगने लगता है, वो होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, इसमें कोई बुराई नहीं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर अपन देखेंगे ना तो 100 में से 100% में से 98% तक इसका आंसर आस्क्ड जाएगा, आस्क्ड जाएगा। और ये लगा दिया आस्क्ड और यही इसका आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है ये भी समझो। क्वेश्चन बड़ा लिखा है और जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ ना, स्टूडेंट ना जाना डीप जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि डीप जाने में उसे डर लगेगा। और डीप जाने की जरूरत ही नहीं, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए तो डीप जाने की क्या जरूरत है। तो किसी भी टॉपिक को सीखो, कम से कम है यार 1000 क्वेश्चन तो लगाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मेरे लिए क्यों नहीं है, आप कहोगे सर आपको तो रटा होगा, रटा नहीं है। अभी पीपीटी बन के ही मेरे सामने, पीडीएफ बनकर मेरे सामने आई है और डायरेक्टली इस पर अपलोड करिए और पढ़ाने लग गया। ऐसा नहीं है कि मैं रटकर बैठा हुआ हूँ या अन्य चीजें हैं कुछ भी। हाँ आता है, ये मैं मानता हूँ। हो सकता है बिहाली पीपीटी पढ़ाते ही पढ़ाते कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो कि मेरे को भी कहीं ना कहीं वो परेशान कर दे, तो हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, इसमें क्या है। घोर के और पी के तो मैं भी नहीं बैठा। और ना मैं ये कह मैं ना मेरे को ये लगेगा कि देखो मैं क्या है बिना किताब उठाई या ये सारी चीजें करे वो क्या है। वो तो आप मेरी पूरी वीडियो में देख लेना, जितनी जो भी क्लासेस मैंने ली हुई हैं, चाहे वो मैराथन क्लास ली हो, चाहे शॉर्ट क्लास ली हो या लाइव लिया हो, उसमें किसी में भी देख लेना किताब तो मेरे हाथ में, या नोट्स वगैरह की कुछ कोई भी चीज आपको कभी भी नहीं मिलेगी। चाहे पीपीटी मैं सेट करूं या मेरे द्वारा सेट करवाई गई हो या स्टूडेंट सेट कर दे, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ती किताब की। ओरिजिनल आंसर क्या है मैं भी आपके सामने निकालता हूँ, और अगर कोई आंसर फंस भी गया, फंस गया तो फंस गया, ब्रह्मा जी थोड़ी ना से हूं मैं, फंस गया तो फंस गया। और अगर मेरा एक क्वेश्चन फंस गया, उस पर आपका दिमाग जा रहा है, तो बाकी का इतना अच्छा पढ़ा दिया उस पर क्यों नहीं जा रहा है। तो ये आपकी मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। और ये आंसर इसलिए नहीं, ये आंसर पहले ही मैंने बता दिया था कि नहीं होगा। एक्सक्लेम बिल्कुल नहीं होगा। दोनों की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ टेंस दूसरा वाला चेंज नहीं हो रहा है, इसमें आंसर आ गया फोर्थ वाला। मुझे डर नहीं लगता कि मेरे द्वारा अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप क्या सोचोगे। आप अच्छे पे अच्छा नहीं सोचोगे तो बुरे पे अच्छा, बुरे पे बुरा सोच रहे हो तो मुझे क्या देना दे। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो ये लिखा हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। सेंटेंस क्या हो गया, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल टेंस जो होता है वो कैसा होता है, नो। और ये लिखा अपन ने चेंज, ये हो गया नो चेंज। आप देखो नो चेंज कहाँ है, हेल्थ वॉज है हटा दो, यहाँ पर हेल्थ इज है, ये वॉज है ये हटा दो, ये हेल्थ इज है। अब दोनों को मैच करेंगे तो हेल्थ इज वेल्थ कंप्लीट हो गया। इसके वाले का वॉट एवर यू यू मे से, तो यहाँ पर मे और मे का क्या उठा लो, माइट, ठीक है। अब देखो दोनों में मैच कर लो, यहाँ पर दे माइट और यहाँ पर भी लिखा दे माइट, अब फंस गया, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट हेल्थ इज वेल्थ, वॉट एवर यू से। द टीचर एक्सप्लेन टू हिज स्टूडेंट दैट हेल्थ इज वेल्थ वॉट एवर दे माइट, और ये टेल, यहाँ पर क्या से और यहाँ पर क्या टेल, ये हट गया। आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। ये लो, ये होता है मेंस का जादू। जहां सोचोगे नहीं वहां चीजें बदल देगा। जहां आपको यहाँ से लिखा है वहां टेल कर दिया, ले मेंस का क्वेश्चन हो गया। तो मेंस आपके आपके साथ भी खेलता है, आपके आइडियोलॉजी से खेलता है। आ, आप आप सोच क्या रहे उस क्वेश्चन को कैसे करें। जैसे इससे पहले वाला था, उसको पता है जितने भी मेंस देने के लिए आ रहे हैं, अगर भूले भटके इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका प्री पास हो भी गया है, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत करी फिर पास हो गए, तो उसको पता है कि मेंस में तो वही जाएंगे जिनको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो क्योंकि प्री में जगह जाना है, फिर मेंस के हिसाब से भी उसमें से उठाते, फिर मेरिट के हिसाब से उसमें से ले जाओगे, तो उसको पता है कि भाई संख्या में जाना है। अगर मैं पूरी की पूरी ग्रामर सीधे रख दूंगा तो ये आ जाएंगे, इनके साथ खेलो, इनके साथ में मजे लो इनके। और इनके मजे लेने के लिए वो ऐसी चीजें चेंज करेगा जहां पर लगेगा ही नहीं कि यार ये हो सकता है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अगर मान के चलो 100% स्टूडेंट दे रहा है, 98% तक तो ये मान के चलना कि वो गलत करेगा।
हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी, वो भी मिस्टेक कर जाएंगे जल्दबाजी के चक्कर में। केवल 2% है। अब ये भी हो सकता है कि वो जो जल्दबाजी कर जाएंगे फिर भी वो पास हो जाएंगे, तो हो जाएंगे, लेकिन नंबर नंबर जो आते हैं, टोटल नंबर आते हैं, उसमें मेरिट में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और जो इस क्वेश्चन को भी सही कर गया तो मार्क्स आएंगे, तभी तो मेरिट बनेगी, तो वो मेरिट में आगे निकल जाता है। तो आपको सारी चीज, ना सिर्फ पास होना इंपॉर्टेंट है बल्कि अच्छी मेरिट लाना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छी मेरिट आएगी तो अच्छी पोस्ट भी मिलेगी, तो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। टेल यहां से लिखा है, वहां टेल कर दिया, बस इतना सा डिफरेंस दे दिया था। ही सेड सीता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। इसका मतलब ये एक साथ है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये व्हेन लिखा है, इंटरोगेटिव हो गया तो ये हट गया, आस्क्ड में आ जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, आस्क सीता, ये डायरेक्ट व्हेन है तो ये हट गया। अब दोनों में हिसाब से देख लोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या, इज का क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब। तो यहाँ पर देखोगे ये तो पहले ही हट गया था, ये भी हट गया। अब इन दोनों में देखोगे तो अबाउट द ट्रेन, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो ये हट गया, आंसर हो गया सेकंड वाला, द ही आस्क्ड व्हेन द ट्रेन वाज, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, आंसर, ठीक है। ये थे आपके पूरे क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये ऑलरेडी एसएससी के जो एग्जाम होता है, मेंस जो एग्जाम होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है। और मैंने मेंस के हिसाब से आपको वो पूरी की पूरी चीजें बताई, किस तरीके से आपको अपने एटमॉस्फेयर के साथ में चलना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। जल्दबाजी करना, शॉर्ट ट्रिक का मतलब ही होता है जल्दी जल्दी से आंसर ले, लेकिन कितनी भी जल्दी करो पर इतना समझदारी से चलना कि आपका आंसर गलत नहीं हो। सही होने के चांसेस ज्यादा होना चाहिए, गलत होने के आप हो ही जाए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, पर गलत होने के ऐसा नहीं करना जल्दबाजी के चक्कर में गलत करो। कोशिश ये करना कि गलत ना हो जाए तो क्या है, बहुत से क्वेश्चन आपसे आप जानबूझकर भी गलत हो जाते हैं, पता होते हुए भी गलत हो जाते हैं। चलो अरे यार वो ध्यान भूल गया, वो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा होता तो हो जाते हैं। तो कोशिश यही करो कि कैसे भी, कुछ भी कोशिश आपकी रहे, इतना ध्यान रखना कि गलत ना हो, सही होने के चांसेस ही ज्यादा रखो। जैसे मन में आता है कि मैं जीतू के हारूं, तो हार और जीत के फैसले को बाद में छोड़ो, मन में ये रखो कि मैं यार जीतने की तो पूरी कोशिश करूं ही करूं। पता नहीं मन हार नहीं मानता, हार नहीं मानता इसका मतलब जीत ही तो चाहता है। तो जीतना और हार नहीं मानना दोनों एक ही बात है। लेकिन किसी ने डायरेक्ट कह दिया कि मैं जीतूंगा, और किसी ने कहा नहीं यार हार नहीं सकता मैं, कैसे हार जाऊं, इतने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, कैसे मैं हार जाऊं। तो दोनों चीजों में कहीं ना कहीं अंतर आता है, और वो उस अंतर को समझने वाला ही सिलेक्शन तक पहुंचता है। तो जल्दबाजी कीजिए पर ध्यान देके, जोश में रहो पर होश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे उस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया था, 98% तक आस्क्ड का यूज करके आंसर लगा ले जाएंगे, पर ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा वेरिएशन भी देख लेना, क्योंकि मीन्स का मतलब ही रहता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहा था, सिर्फ इतना सा कि यहाँ पर से है और यहाँ पर टेल कर दिया, यहाँ पर से कर दिया और यहाँ पर टेल कर दिया, ये तो ये तीनों तो हट ही गए थे, और ये तीनों हट गए थे, तो आंसर क्या हो गया था, फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो बेशक कमेंट करिए, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल दूंगा। और इसी तरीके से जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार सपोर्ट करते जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिए। और चैनल को ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको इंग्लिश सीखना है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि सर हमें बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना है। आपने क्वेश्चन पढ़ाने के तरीके से देखा होगा कि मैंने कैसे कितने बेहतर तरीके से वेरिएशन करके क्वेश्चन को पढ़ाया है। अगर आपको लगता है कि सर पूरा टॉपिक ही मजेदार हो जाए, पूरा टॉपिक हमसे पढ़ना है, तो द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद में आप पेड कोर्स पर जाना। पेड कोर्स में जो केवल 799 में आपको कोर्स में कंप्लीट करा रहा हूँ, उस कोर्स में आप लाइव क्लास में जुड़िए। लाइव क्लास में जुड़ने के बाद बढ़िया आप टॉपिक को मजबूत करिए, और टॉपिक को मजबूत करने के बाद में आप ये मानकर चलना, प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर किसी टीचर ने आपको 100% पढ़ाया और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस हिसाब से देखना कि उस टीचर का पढ़ाया हुआ कितना परसेंटेज है जो आपके प्रैक्टिस में मिल रहा है। अगर मिल रहा है, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, ये ध्यान रखो। नहीं मिल रहा है तो कोशिश करो कि मिलने लगेगा।
तो अच्छी कोशिश करो, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिनको लगता है कि हमको पढ़ना है तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप कोर्स पेड करने से पहले आप मुझसे बात भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हो, मैं आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।